नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसी का पार्ट 2 है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली टर्मिनोलॉजी है सर्कुलर इकोनॉमी, यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो जानते हैं ये क्या है। ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संधारणता पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। तो ये तो इसकी औपचारिक परिभाषा हो गई। अब हम लोग इससे संबंधित जो अन्य बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला है, ये पुनर्प्रयोग और पुनर्चक्रण करते हुए प्रदूषण को कम से कम करने पर प्रबल बल देने वाली अर्थव्यवस्था होती है। दूसरा, यह पारंपरिक रेखीय अर्थव्यवस्था यानी लीनियर इकोनॉमी अर्थात निर्माण, उपयोग और निस्तारण का विकल्प है, जिसमें हम संसाधनों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोग करते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है इम्पॉसिबल ट्राइनिटी, जिसको हिंदी में असंभव तिराई समस्या भी कहते हैं। तो जानते हैं ये क्या है। इम्पॉसिबल ट्राइनिटी या ट्रीलेमा वह स्थिति होती है जिसमें केंद्रीय बैंक को एक बार में 3 चिंताओं से निपटना पड़ता है। पहली चिंता है मुक्त पूंजी प्रवाह यानी फ्री कैपिटल फ्लो, दूसरी स्थिर विनिमय दर और तीसरी स्वतंत्र मौद्रिक नीति। तो ये 3 चिंताएं हैं जिससे केंद्रीय बैंक को निपटना पड़ता है। अब इससे संबंधित जो अन्य बात है उसको भी जान लेते हैं। इस ट्रीलेमा के सामने नीति निर्माताओं को किन्हीं 2 उद्देश्यों के संयोजन का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि सभी तीनों लक्ष्य पारस्परिक रूप से असंगत हो जाते हैं, ये असंगत हो सकते हैं। तो जैसे 2 उद्देश्यों का क्या मतलब होता है। पहले उनको मुक्त पूंजी प्रवाह या स्थिर विनिमय दर को चुनना पड़ेगा। उसके बाद स्थिर विनिमय दर या स्वतंत्र मौद्रिक नीति, तीनों को एक साथ नहीं चुन सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी भी काफी महत्वपूर्ण है, हिंदू वृद्धि दर। तो जानते हैं ये क्या है। पहला इसमें पॉइंट है, ये राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से संबंधित है। दूसरा, ये एक आर्थिक शब्दावली है जो 1991 के उदारवाद से पहले भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था में हुई कम वार्षिक वृद्धि दर को संदर्भित करती है। आपको ध्यान रखना है। तीसरा जानते हैं इसे किसने बताया या किसी ने समझाया था। तो अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में धीमी समृद्धि और समाजवादी नीतियों की पृष्ठभूमि को समझने हेतु इस शब्द को परिभाषित किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आयात कवर। तो जानते हैं ये क्या है। ये उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीने के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व, ये आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, फॉरेक्स रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। जैसे अगर आरबीआई के पास 4 मंथ के लिए फॉरेक्स रिजर्व का स्टॉक है, तो ये जो 4 मंथ हैं इनको आयात कवर के नाम से जाना जाएगा, या ये जो मंथ हैं इन्हीं को आयात कवर कहा जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है पिगोवियन टैक्स या पिगोवियन कर। तो जानते हैं ये क्या है। सामाजिक रूप से हानिकारक बाध्यता उत्पन्न करने वाली गतिविधियां, जैसे शराब की बिक्री, शराब की बिक्री। तो ये तो आपको पता ही होगा कि शराब सामाजिक रूप से हानिकारक है। ये लड़ाई झगड़े कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न करती है। गतिविधियों पर सरकार को चुकाए जाने वाली कीमत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टर्मिनोलॉजी से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है मिरर टैक्स। तो जानते हैं ये क्या है। ये एक तरह का अनुवर्ती या जवाबी कर है। जब कोई देश किसी अन्य देश में अपने उत्पादों पर कर में छूट नहीं मिलने की वजह से जवाबी कार्रवाई की तरह टैक्स लगाता है, तो उसे मिरर टैक्स कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब आपको मैं यहाँ पे
साधारण शब्दों में मेरा टेक्स्ट समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये पहला देश चीन हो गया, इधर दूसरा भारत हो गया। तो अगर चीन के जैसे उत्पाद यहाँ पे भारत में आए तो उन पर भारत ने जो भी छूट है या टैक्स या उत्पाद को लेके वो नहीं दी, तो उसके बाद क्या करेगा ये चीन, जो भारत के उत्पाद इस बाजार में जाएंगे चीन की मार्केट में, तो उस पे भी ये कर लगाएगा। तो इसी को जवाबी कर कहते हैं, क्योंकि भारत ने छूट नहीं दी तो उसी के बदले में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कर लगा रहा है भारत के उत्पादों पर। तो इसे ही मिरर टैक्स के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी भी काफी महत्वपूर्ण है, डोरमेट अकाउंट्स। तो जानते हैं ये क्या है, ऐसे अकाउंट्स जिनमें पैसा नहीं है। जैसे आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग बैंकों में क्या करते हैं, अपना अकाउंट तो उन्होंने खुलवा दिया लेकिन ना तो वो उसमें कोई लेन देन करते हैं और उनमें पैसा भी नहीं रखते, तो उन्हीं अकाउंट को डोरमेट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो इस टर्मिनोलॉजी से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है टर्मिनोलॉजी नंबर 8, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो जानते हैं ये क्या है, इसके तहत उपभोक्ताओं के अन्य निश्चित समूह से सेवाओं के लिए उच्च मूल्य लिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के एक निश्चित समूह को कम कीमतों में सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं आपको इसको सरल शब्दों में समझा दे रहा हूँ। जैसे सरकार अगर मान लो किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, जैसे दो समाज में दो वर्ग के लोग हैं। पहला मान लो इनकी आय काफी कम है, ठीक है, और दूसरे इधर इनकी आय अधिक है। तो क्या करती है सरकार, जैसे अगर बिजली प्रोवाइड करानी हो तो जैसे बिजली का रेट 6 रुपये यूनिट है, तो उन्होंने क्या किया है, इनको 8 रुपये यूनिट दे दिया। तो जो 2 रुपये यहाँ पे जो कॉस्ट बढ़ाई है ना, तो इसी को जैसे यहाँ पे 6 रुपये ये स्टैंडर्ड है या इस रेट पे बिजली दी जाती है उपभोक्ताओं, तो क्या करेगी सरकार, 2 रुपये यहाँ पे बढ़े, यही 2 रुपये इनको जो मध्यम या कम आय वाले लोग हैं इनको सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड कर देगी। जब 2 रुपये कम हो जाएंगे पर यूनिट पे तो इनको 4 रुपये में भी यूनिट बिजली मिलेगी। तो इसी स्थिति को क्रॉस सब्सिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको उदाहरण रूप से समझाया जिससे आपको ये अच्छे से याद रहे। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो जानते हैं ये क्या है। यह शाखाओं का एक नेटवर्क होता है जिससे ग्राहकों को संबंधित बैंक की किसी भी शाखा से अपने खाते के संचालन की सुविधा प्राप्त होती है। अंततः ग्राहक किसी विशेष शाखा का ग्राहक न रहकर संपूर्ण बैंक का ग्राहक बन जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं आपको इसको सरल शब्दों में समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे दिल्ली को ही ले लीजिए आप, तो दिल्ली में दो स्थान ले लो, एक राजीव चौक ले लिया और दूसरा ले लो आप यहाँ पे मुखर्जी नगर। जैसे पहले किसी ने राजीव चौक ब्रांच जो एक शाखा थी एसबीआई की, आप बैंक भी मान लो एसबीआई है, तो यहाँ पे उसने अपना अकाउंट ओपन कर दिया। तो उसने जब अपना अकाउंट ओपन कर दिया उसके बाद वो रहने यहाँ पे लगाया आगे मुखर्जी नगर। तो अब उसको ये तो दूर पड़ रहा है, ये वाला पास में पड़ रही है, यहाँ पे कोई जैसे एसबीआई की ब्रांच होगी नहीं। तो अगर उसके पास कोर बैंकिंग सोल्यूशन सुविधा नहीं है तो उसको राजीव चौक वाली ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। अपना कुछ भी काम कराना होगा बैंक से, जैसे पासबुक या प्रिंट करानी होगी या पैसे जमा करने होंगे या चेक बुक इश्यू करानी होगी, कुछ भी। लेकिन अगर उसके पास कोर बैंकिंग सोल्यूशन की सुविधा है तो वो क्या करेगा, वो इस ब्रांच का अकाउंट होल्डर है, लेकिन यहाँ पे जैसे एसबीआई की ब्रांच यहाँ मुखर्जी नगर में है, अगर उसके पास कोर बैंकिंग सोल्यूशन की सुविधा है तो वो अपने सारे काम इस वाली ब्रांच या शाखा से कर पाएगा, ये जो यहाँ पे है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि वो किसी एक ब्रांच का कस्टमर ना रह के सभी शाखाओं का कस्टमर बन जाता है। तो इसी स्थिति को कोर बैंकिंग सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है एड वेलोरम कर।
यानी एड वैलोरम टैक्स। तो जानते हैं ये क्या है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए गए वो कर जो उनकी मात्रा के आधार पर ना लगाकर मूल्य अनुसार लगाए जाते हैं, एड वैलोरम कर कहलाते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं आपको इसको सरल शब्दों में समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर दक्षिण कोरिया से, ऐसे आप समझ लीजिए ये दक्षिण कोरिया देश हो गया। तो यहाँ से जैसे मान लो अगर सैमसंग के 50 फोन आए, तो पहले क्या करती थी सरकार, फोन के हिसाब से, जैसे ये 50 क्वांटिटी हो गई ना फोन की, तो इन पे जो कर लगाती थी, ठीक है, तो इन पे कर नहीं लगाएगी, इनकी जो भी वैल्यू होगी 50 फोनों की, मान लो अगर 50 फोन है तो इनकी 50,000 रुपए वैल्यू हो गई, तो इस पे जो कर लगाएगी या टैक्स लगाएगी भारत सरकार, तो इसी को एड वेलोरम कर के नाम से जाना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।